हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी जॉन के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जो पार्ट 1 है इस बुक का, यानी कि जो हमारा पार्ट 1 चल रहा है फिजिकल ज्योग्राफी का, उसका हम लोग 50% जो है कवर कर चुके हैं, क्योंकि 12 चैप्टर वहां पर है, 6 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। पिछला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 था, दैट वाज अबाउट दी लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन। ठीक है, यानी कि ग्लेशियर से जितने भी लैंड फॉर्म बनते हैं उसकी हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 7, जो है एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म्स को लेकर। ठीक है, पार्ट 1 में ये चैप्टर आज हम बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि किस तरीके के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो डेजर्ट के एरिया में बनते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का, हमारे इस प्लेटफॉर्म का जो फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से अगर कोई भी वीडियो पब्लिश होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। ठीक है, कंटेंट वही है, बुक का ही कंटेंट रहेगा, और जो डायग्राम्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा इंक्लूड किए गए हैं ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो थोड़ा सा अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है कि अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज मेड अप ऑफ डेजर्ट्स। यानी कि फिफ्थ ऑफ द लैंड, वर्ल्ड्स लैंड का मतलब है कि 1/5, यानी कि 1/5, या आप कह सकते हैं लगभग 20%। ठीक है, यानी कि जितना भी टोटल वर्ल्ड का एरिया है लैंड का, उसका 20% आप कह सकते हैं डेजर्ट्स है। कुछ रॉकी है, कुछ स्टोनी है, और बाकी कैसे है, सैंडी है। ठीक है, यानी कि कहीं पर रॉक्स हैं, कहीं पर स्टोन्स है। रॉक्स और स्टोन्स में क्या अंतर होता है, स्टोन्स थोड़ा सा छोटे होते हैं, रॉक्स थोड़ा सा बड़े होते हैं। ठीक है, और बाकी रेत तो आप लोगों को पता ही है, सैंड है। ठीक, डेजर्ट्स दैट आर एब्सोल्युटली बैरन एंड वेयर नथिंग ग्रोज एट ऑल आर रेयर एंड दे आर बेटर नोन एज ट्रू डेजर्ट्स। ठीक है, यानी कुछ कुछ डेजर्ट्स ऐसे हैं जहां पर थोड़ा बहुत वेजिटेशन होती है। ठीक है, और कुछ डेजर्ट्स ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं है, जहां पर क्या है, दे आर एब्सोल्युटली बैरन। एब्सोल्युटली बैरन का मतलब है वो बिल्कुल क्या है, बंजर है, और जहां पर कुछ भी नहीं उगता, ऐसे डेजर्ट्स को बोला जाता है, दे आर नोन एज ट्रू डेजर्ट्स। यानी कि ये सच्चे मायने में क्या है, डेजर्ट्स है। ठीक, आगे देखिए, इफ यू लुक एट द वर्ल्ड मैप केयरफुली यू विल फाइंड देयर इज अ सर्टेन डेफिनेट पैटर्न of the location of the world's desert. You will realize that almost all the deserts are confined within 15 to 30 degree parallels of latitude north and south of the equator. ठीक है, यहां पर मैंने आपके लिए नीचे से एक मैप इंक्लूड किया हुआ है। जनरली आप लोग अगर अपने मैप में चेक करेंगे तो यहां पर आपको इस तरीके से इक्वेटर दिखाई देगा लगभग। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर। उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर सकते हैं कि 15 से 30 डिग्री नॉर्थ और 15 से 30 डिग्री साउथ के रीजन में जो है, ठीक है, वहां पर क्या लाई कर रहा है, जितने भी डेजर्ट्स यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये शेडेड पोर्शन, ये सारे के सारे इसी रीजन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमें पता है कि ट्रेड विंड्स की जो बेल्ट है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है अपने पहले फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, किस तरीके से ट्रेड विंड्स वगैरह रहती है जो आपके इक्वेटर से ऊपर नीचे चलती है, फिर उसके बाद मूव करती है। ठीक है, जो मतलब ट्रॉपिकल रीजन होता है वहां पर, of the continents where trade winds are offshore, they are bathed by cold currents which produce a desiccating effect. ठीक है, desiccating effect का मतलब ही होता है कि जहां पर मॉइस्चर ना हो। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं डेजर्ट इफेक्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब विच एक्सट्रैक्ट्स मॉइस्चर, जो मॉइस्चर देगा नहीं, जो मॉइस्चर जितना भी है वो खींच लेगा। ठीक है, इससे क्या है कि द मॉइस्चर इज नॉट इजिली कंडेंस्ड एंड टू प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जो मॉइस्चर है वो प्रेसिपिटेशन में इतनी आसानी से कंडेंस नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि अगर बारिश होती तो ये रेगिस्तान बनते ही नहीं। यहां पर क्या है, ड्राइनेस है और एरिडिटी है, दिस इज द की नोट। ठीक, सच डेजर्ट्स आर ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स और ट्रेड विंड डेजर्ट्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स। क्यों है ट्रॉपिकल, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी ट्रेड विंड डेजर्ट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस ऐसे रीजन में ये लाई करते हैं जहां पर ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर यहां पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि ग्रेट सहारा डेजर्ट है, अरेबियन, ईरानियन एंड थार डेजर्ट है, कालाहारी, नामिब एंड एटाकामा डेजर्ट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, एंड द डेजर्ट्स ऑफ द साउथ वेस्ट यूएसए एंड नॉर्दर्न मैक्सिको। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपको सहारन डेजर्ट दिख रहा है। देन जो अगला नाम दिया गया है, दैट इज योर अरेबियन एंड ईरानियन। अरेबियन डेजर्ट आपको यहां पर दिख रहा है, जो ईरानियन डेजर्ट है, दिस इज योर दश्ते काविर एंड द सीरियन डेजर्ट।
ठीक है। इसके बाद थार डेजर्ट इंडिया में, आप लोगों को पता ही है। इसके बाद कालाहारी एंड नामिब, फिर से आप देख सकते हैं अफ्रीका में ही, यहाँ पर दिस इज नामिब एंड दिस इज कालाहारी। इसके बाद जो आपको डेजर्ट का नाम दिया गया है दैट इज एटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, ये है देखिए एटाकामा डेजर्ट, ठीक है। इसके बाद क्या नाम दिया गया आपको यहाँ पर, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। और बाकी जो साउथ वेस्ट यूएसए का ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, साउथ वेस्ट यूएस का डेजर्ट, और जो नॉर्दर्न आपका डेजर्ट है मैक्सिको का, वो लगभग इस वाले रीजन में, ठीक है। इसके बाद कॉन्टिनेंटल की अगर हम इंटीरियर्स में बात करें, ये तो हमने जनरली देखे कि कहां पर किस तरीके से ये कोस्ट पे लाई कर रहे हैं, ठीक। अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट के इंटीरियर्स में, ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स द डेजर्ट सच एज द गोबी एंड द तुर्किस्तान आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। गोबी डेजर्ट आपको ये दिख रहा है, तुर्किस्तान की जो डेजर्ट्स है वो ये वाले हैं, दैट इज काराकुम एंड किजलकुम, ठीक। यहां पर टेम्परेचर्स का बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, यानी कि दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में मतलब रात को बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है। और आप लोग इस बात को समझ भी सकते हैं कि कॉन्टिनेंट के बीच में जो है वहां पर हमारा टेम्परेचर एक्सट्रीम होगा, क्योंकि हमने ये बात समझी है पहले भी अपने ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में, कि जो प्लेस समुद्र के पास होती है वहां पर टेम्परेचर का एक्सट्रीम नहीं होता, ठीक है। वहां पर जो पानी है उसकी वजह से मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है टेम्परेचर पे, इसलिए वहां पर टेम्परेचर का एक्सट्रीम्स नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे रीजन्स लाई कर रहे हैं बीच में, कॉन्टिनेंट के बीच में, इंटीरियर में, वहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, यानी कि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और रात को बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द वर्क ऑफ विंड्स एंड वाटर इन इरोडिंग एलिवेटेड अपलैंड्स, ट्रांसपोर्टिंग द वॉन ऑफ मटेरियल्स एंड डिपॉजिटिंग देम एल्सवेयर हैज गिवन राइज टू 5 डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ डेजर्ट लैंडस्केप्स, ठीक है। अब यहां पर काम वही हो रहा है, देखिए पहली चीज तो इरोजन हो रहा है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और तीसरा एक तरीके से आप कह सकते हैं डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। अब किस किस तरीके से हो रहा है और इसी के आधार पर जो है कौन कौन से टाइप के 5 डेजर्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहला है हमाडा और रॉकी डेजर्ट, ठीक है। हमाडा और रॉकी डेजर्ट क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ बेयर रॉक्स स्वेप्ट क्लियर ऑफ सैंड एंड डस्ट बाय द विंड, ठीक है। यानी कि बेयर रॉक्स है, सिर्फ और सिर्फ रॉक्स है, इनमें कोई सैंड नहीं है, कोई डस्ट नहीं है, ठीक है। द एक्सपोज्ड रॉक्स आर थॉरोली स्मूथ एंड पॉलिश्ड, द रीजन इज बेयर एंड स्टेराइल, ठीक है। यहां पर रीजन में बेसिकली फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। बेस्ट नोन जो दिया गया है दैट इज योर सहारा डेजर्ट का ही हमादा एल होमरा इन लीबिया विच कवर्स एन एरिया ऑफ ऑलमोस्ट 20,000 स्क्वायर माइल्स। यहां पर जो मैंने आपको दिखाया दिस इज योर सेम थिंग, ठीक है। ये आपका हमादा एल होमरा ही है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के जो रॉक्स वगैरह हैं वो दिखाई देंगे, कहीं पर कोई रेत नहीं है, कहीं पर कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, ठीक। इसके बाद अगला आ जाता है दैट इज योर सेकंड टाइप, दैट इज नोन एज रेग और स्टोनी डेजर्ट। यहां पर क्या है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ एक्सटेंसिव शीट्स ऑफ एंगुलर पेबल्स एंड ग्रेवल्स विच द विंड्स आर नॉट एबल टू ब्लो ऑफ, ठीक है। मतलब अगर छोटे होंगे ज्यादा, मतलब बहुत छोटे होंगे तो क्या होगा, अगर डस्ट पार्टिकल्स है या सैंड है तो उसको तो हवा अपने साथ उड़ा ले जाएगी, विंड जो होगी, ठीक है। इनको ये विंड अपने साथ नहीं ले जा पाती है, तो ये इसी तरीके से यहां पर रहते हैं। सच स्टोनी डेजर्ट्स आर मच मोर एक्सेसिबल देन द सैंडी डेजर्ट्स एंड लार्ज हर्ड्स ऑफ कैमल आर केप्ट देयर, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा कैमल वगैरह पाए जाते हैं, ऊपर वाले रीजन में जनरली कुछ भी नहीं मिलता। इन लीबिया एंड इजिप्ट द टर्म सैरिर इज यूज्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा सैरिर टर्म यूज किया जाता है। और बाकी अफ्रीका में अगर हम बात करें तो स्टोनी डेजर्ट्स को बोला जाता है रेग, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। द थर्ड टाइप इज एर्ग और सैंडी डेजर्ट, ठीक है। ये जनरली अगर हम लोगों ने ऊपर वाले डेजर्ट के बारे में हम लोगों को नहीं पता है, अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही वाली फिगर आती है, ठीक है, जहां पर पूरी की पूरी रेत है। दिस इज अ सी ऑफ सैंड, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये रेत का समुद्र है, विच टिपिफाइज द पॉपुलर आइडिया ऑफ डेजर्ट सीनरी। ऑब्वियस सी बात है, मैं यही आपको बता रहा हूं कि अगर हम कभी भी हमारे सामने अगर डेजर्ट का नाम आता है, ठीक है, तो हमारे माइंड में यही पिक्चर बनती है कि इसी तरीके का होगा, सैंड ऑफ सी ऑफ सैंड, ठीक है। विंड डिपॉजिट वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनड्यूलेटिंग सैंड ड्यून्स इन द हार्ट ऑफ द डेजर्ट, सैंड ड्यून्स यहां पर है काफी ज्यादा। द इंट्रिकेट पैटर्न ऑफ रिपल्स ऑन द ड्यून सर्फेस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। इस तरीके के जो रिपल्स बने दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब रिपल्स को आप देख सकते हैं, यहां पर आपको इस तरीके का डायरेक्शन फ्लो दिख रहा है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि विंड जो है वो इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही होगी, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, यू कैन से दिस इज विंड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके जो रिपल्स बने हुए हैं इससे ये भी पता लग जाता है कि विंड का डायरेक्शन यहां पर क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है द कलांशियो सी सैंड सी इन लीबिया इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंडी डेजर्ट। इन तुर्किस्तान सैंडी डेजर्ट्स आर ऑल्सो नोन एज कोम, ठीक है। ये कोम नहीं है, जनरली ये कुम होता है वैसे, ठीक है। मैं आपको नाम बताया था वहां पर, किजल कुम है, कारा कुम है, ठीक है।
ये सारे के सारे बोला जाता है कुम या कोम, जो भी है, मतलब एक ही चीज है वो, ठीक है। इसके बाद अगला है दैट इज योर बैडलैंड्स। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो जो हमारा सहारा डेजर्ट, सॉरी जो थार डेजर्ट है, दैट इज ऑल्सो दिस काइंड ऑफ डेजर्ट ओनली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द टर्म बैडलैंड्स वॉज फर्स्ट गिवन टू एन एरिड एरिया इन साउथ डकोटा यूएसए। बैडलैंड्स, ठीक है, क्या है ये देखिए, वेयर द हिल्स वर बैडली इरोडेड बाय ओकेजनल रेन स्टॉर्म्स इनटू गलीज एंड रिवाइंस। जहां पर जो पहाड़ियां हुआ करती थी वो रेन स्टॉर्म्स यानी कि कभी बर्फीले यहां पर बारिश के साथ तूफान आए, उसकी वजह से क्या हुआ है कि गलीज और रिवाइन से बन गए। द एक्सटेंट ऑफ वाटर एक्शन ऑन द हिल स्लोप्स एंड रॉक सर्फेसेस वाज सो ग्रेट दैट द एंटायर रीजन वाज अबंडेंड बाय द इनहेबिटेंट्स, ठीक है। यानी कि इनका जो एक्सटेंट हुआ, जो पानी का यहां पर असर हुआ, वो इतना ज्यादा हुआ हिल स्लोप्स के ऊपर और रॉक सर्फेसेस के ऊपर कि अब ये पूरा का पूरा रीजन जो है इनहेबिटेंट से अबेंडेंट हो चुका है। मतलब अब यहां पर कोई भी लोग जो है, चाहे लोग हो चाहे लाइव स्टॉक हो, यहां पर कुछ भी नहीं पाया जाता है, ठीक। Deserts with similar features are now referred to as badlands. Example, the Painted Desert of Arizona, which lies southeast to the Grand Canyon of the Colorado River. ठीक है, ग्रैंड कैनियन कोलोराडो रिवर को हम लोगों ने, जहां पर मैंने आपको बताया था ये आई थिंक मिंडर्स के केस में, एंड दैट टू इन द केस ऑफ इंट्रेंच्ड मिंडर्स के केस में मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कोलोराडो रिवर का, ठीक है, ग्रैंड कैनियन। तो उसी का जो ये यहां पर पाया जाता है दैट इज योर पेंटेड डेजर्ट ऑफ एरिजोना, वो यही है, ठीक है। ये जो पेंटेड डेजर्ट है इसकी इमेज यही वाली है जो मैंने आपको यहां पर दिखाई है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। फिफ्थ वन इज योर माउंटेन डेजर्ट्स। ये माउंटेन डेजर्ट्स क्या होता है? सम डेजर्ट्स आर फाउंड ऑन हाईलैंड्स सच एज प्लेट्यूज एंड माउंटेन रेंजेस। इरोजन हैज डाइसेक्टेड द डेजर्ट हाईलैंड्स इनटू हार्श सिरेटेड आउटलाइंस ऑफ केओटिक पीक्स एंड क्रेगी रेंजेस। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके के पीक्स और रेंजेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। देयर स्टीप स्लोप्स आर कट बाय वादीज दैट आर स्टीप साइडेड ऑफन ड्राई वैलीज, ठीक है। आपने वैलीज का नाम सुना होगा, वादियां बोला जाता है ना, तो ये वही चीज लिखी गई है। एंड द एक्शन ऑफ फ्रोस्ट हैज कार्व्ड आउट शार्प इरेगुलर एजेस, ठीक है। यानी कि इनकी जो स्लोप्स है वो काफी ज्यादा स्टीप है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्टीप स्लोप है, और इनके जो एजेस है वो काफी ज्यादा इरेगुलर है, शार्प और इरेगुलर एजेस है। सहारा डेजर्ट में अगर हम बात करें, द अहग्गर माउंटेन्स एंड द तिबेस्ती माउंटेन्स आर गुड एग्जांपल्स ऑफ डेजर्ट माउंटेन्स, ठीक है। तिबेस्ती माउंटेन की इमेज ये वाली है और ये अहग्गर माउंटेन जो है इसकी इमेज ये वाली है, ठीक है। तो बहुत आसान है समझने में किस किस तरीके से क्या क्या चीजें बन रही हैं, ठीक है। कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो इरोजन है, इरोजन की वजह से हो रहा है। ऊपर हमने देख लिया जिस तरीके की, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पूरे का पूरा रेत का समुद्र है, वो सैंडी है, उसके ऊपर हमने रॉक वाला देखा, उसके ऊपर हमने स्टोन वाला देखा, ठीक है, स्टोनी है, एर्ग है, वो सारे के सारे हम लोगों ने यहां पर देख लिए। तो यही 5 टाइप के डेजर्ट लैंडस्केप जो है वो पाए जाते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एरिड इरोजन, ठीक है। थोड़ा सा यहां तक हम इस पार्ट को आज कवर करेंगे और इसके बाद जो इरोजन फॉर्म्स बन रहे हैं, जो लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं, उनको हम कल के लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि इसके बाद 2 लेक्चर और, मतलब 3 लेक्चर में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मैकेनिज्म हम लोगों ने, हालांकि मैं कहूंगा कि आप इसको जब पढ़ेंगे, जब मैं आपको समझाऊंगा, तो ऑलमोस्ट इसका जो मैकेनिज्म है जो हमने रिवर्स के केस में पढ़ा था, यानी कि रनिंग वाटर के केस में जो हमने पढ़े हैं, विदरिंग किस तरीके से होती है, इरोजन किस तरीके से होता है, तो लगभग यहां पर भी वैसे ही है, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से इसको पढ़ लेंगे और आप लोगों को ज्यादा समझने में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। Arid landforms are the result of many combined factors, one reacting upon the other, ठीक है। यानी कि एक कोई फैक्टर नहीं है, बहुत सारे कंबाइंड फैक्टर्स हैं। क्या क्या है देखिए, सबसे पहला है इनसफिशिएंट रेनफॉल, पानी बहुत कम, बरसात बहुत कम, ठीक है, 5 इंच से कम बारिश, कमिंग एट मोस्ट इरेगुलर पीरियड्स, और ऊपर से भी ये कि जब बारिश हो भी रही है तो इरेगुलर है, ठीक। कपल्ड विद वेरी हाई टेम्परेचर्स, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 87 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो एवरेज टेम्परेचर है, ठीक। और उसके बाद रैपिड रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वाष्पीकरण जो है, जो इवेपोरेशन है, वो काफी तेजी से होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि 3 चीजें हैं, एक तो बारिश कम हो रही है, दूसरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और तीसरा इवेपोरेशन का रेट बहुत तेज है। इसकी वजह से ये मेन कॉजेज है एरिडिटी के, यानी कि जो सूखा पड़ता है इन जगहों पर, उसका मुख्य कारण यही है। सब एरियल डिनुडेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ विदरिंग, चाहे वो मैकेनिकल है चाहे वो केमिकल है, विंड एक्शन एंड द वर्क ऑफ वाटर have combined to produce a desert landscape that is varied and distinctive, ठीक है। किस तरीके से वेरी करता है, किस तरीके से डिस्टिंक्टिव है, ये हम समझेंगे। विदरिंग की प्रोसेस में कैसे होती है, यहां पर विंड एक्शन कैसे होता है, वाटर का क्या एक्शन है, ये भी हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले विदरिंग की बात कर लेते हैं। विदरिंग इज द मोस्ट पोटेंट फैक्टर इन रिड्यूसिंग रॉक्स टू सैंड इन एरिड रीजन्स। पोटेंट का मतलब आप लोगों को पता है, मोस्ट पोटेंशियल कह सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ही है ये बेसिकली वर्ड, ठीक। तो ये क्या करेगा, रॉक्स जो है, यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं, उनको ये सैंड बना देगा, यानी कि रेत बनाएगा। कैसे बनाएगा देखिए,
Even though the amount of rain that falls in the desert is small, some manage to penetrate into the rocks and set up chemical action in the various minerals. ठीक है, हमें पता है रॉक्स किसके बने होते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स मिनरल्स के बने होते हैं। और हम ये बात कर रहे हैं कि हालांकि डेजर्ट में क्या होता है, रेगिस्तान में क्या है कि बारिश बहुत कम है, ठीक, लेकिन फिर भी जितनी भी बारिश होती है उसमें से थोड़ा बहुत पानी तो जो है वो रॉक्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, मतलब रॉक्स के अंदर पानी चला जाता है, और उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक। उसके बाद हमें पता है एक और कैरेक्टरिस्टिक कि रेगिस्तान में गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक, यही चीज हमने यहां पर बात कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर्स। तो इंटेंस हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड रैपिड कूलिंग एट नाइट बाय रेडिएशन सेट्स अप स्ट्रेसेस इन द ऑलरेडी वीकेंड रॉक्स सो दैट दे इवेंचुअली क्रैक। ये बातें मैं वही इसलिए आपको बोल रहा हूं कि जो हमने चैप्टर पढ़ा था रिवर वाटर वाला, ठीक है, रिवर वाला जहां पर हमने रनिंग वाटर की हम लोग बात कर रहे थे, सारे के सारे फीचर्स जो है वो ऑलमोस्ट वहीं के जैसे, ठीक है। वहां पर भी हमने बात की थी कि किस तरीके से जो पानी है वो रॉक्स के अंदर पेनिट्रेट करता है, फिर केमिकल एक्शन होता है, तो वहां से विदरिंग होती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो वहां पर मैं कहूंगा ज्यादा डिटेल में चीजें दी गई हैं, यहां पर इसीलिए डिटेल में नहीं दी गई है क्योंकि हम पहले चीजों को कवर कर चुके हैं, मतलब इस बुक में कवर हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑथर ने भी ज्यादा फिर उसको चीजों को डिटेल में यहां पर नहीं दिया है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने वो चैप्टर अगर मिस किया है तो आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। एज हीट पेनिट्रेट्स रॉक्स स्लोली, when the outer surface of the rocks is being heated by the hot sun, the inner rocks remain quite cool। अब क्या हो रहा है कि इसमें एक हीट ग्रेडियंट या आप कह सकते हैं टेम्परेचर का ग्रेडियंट आ जाएगा कि जो बाहर की सतह है, पत्थर की जो बाहर की सतह है, जो सरफेस है, वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, अंदर की सरफेस जो है वो कम गर्म होगी, ठीक। तो उससे क्या होगा कि बाहर की सरफेस अगर ज्यादा गर्म हो रही है तो वो एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंड करने की वजह से क्या होगा, एंड सो प्राइज इटसेल्फ ऑफ फ्रॉम द इंटीरियर रॉक्स, और वो इंटीरियर रॉक से अलग हो जाएगी, ठीक है। So that it peels off in successive very thin layers such as onion peeling process of mechanical withering is called exfoliation। ये मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सफोलिएशन की प्रोसेस क्या होती है, कि ये ओनियन पीलिंग, जैसे आपने प्याज देखा है, प्याज में किस तरीके से परत होती है, ठीक है, उसकी एक एक परत करके निकाली जाती है, तो जनरली यहां पर भी यही होता है कि जो बाहर की लेयर है पत्थर की वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है कंपेयर टू अंदर की लेयर से, बाहर वाली लेयर एक्सपेंड करती है और वो वेरी थिन लेयर्स के फॉर्म में जो है एक्सफोलिएट करता है, ठीक है, दैट इज योर मैकेनिकल विदरिंग। इसके बाद जो एंगुलर रॉक डेब्रिस है फाउंड इन अबंडेंस एज स्क्रीज, स्क्रीज का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि छोटे छोटे कंकर से होते हैं, और कहां पर पाए जाते हैं ये, जनरली जो फुट है, अप स्टैंडिंग जो रॉक्स हैं, या हमने वहां पर जनरली बात की थी जो हमारे फुट हिल्स है, यानी कि जो हिल्स है उनका जो फुट है वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वाटर गेट्स इनटू द क्रैक्स एंड जॉइंट्स ऑफ रॉक्स एंड द टेम्परेचर एट नाइट सडनली ड्रॉप्स टू बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, द वाटर फ्रीजेज एंड देयरफॉर एक्सपेंड्स बाय 10% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। दिन में तो क्या हो रहा है कि वो पत्थर गर्म हो रहे हैं तो वो बाहर की तरफ को फैल रहे हैं, रात में क्या हो रहा है कि इनके अंदर पानी जब चला जा रहा है तो रात के टाइम पर जब टेम्परेचर सब जीरो लेवल पर पहुंच जाएगा, यानी कि जब फ्रीजिंग पॉइंट पर पानी पहुंच जाएगा, टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तो पानी जमेगा, और पानी जमेगा तो हमें पता है कि वाटर क्या है, जब वाटर लिक्विड से सॉलिड बनता है तो वाटर की हमें प्रॉपर्टी पता है कि वो एक्सपेंड करता है, और वो एक्सपेंड करेगा तो वो फिर पत्थर को क्रैक कर देगा, ठीक है। सक्सेसिव फ्रीजिंग विल प्राइज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ रॉक विच एक्यूमुलेट्स एज स्क्रीज एंड दीज रॉक फ्रेगमेंट्स बिकम द टीथ और टूल्स ऑफ विंड इरोजन, ठीक है। अब ये क्या हुआ है कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो छोटे छोटे इस तरीके के कंकर में फ्रेगमेंट्स में टूट चुके हैं, अब विंड इनको इरोड करके अपने साथ ले जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, इसमें एक्शन ऑफ विंड्स के बारे में बताया गया है। एक्शन ऑफ विंड्स में क्या है, द विंड दो नॉट द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन इज मोर एफिशिएंट इन एरिड देन इन ह्यूमिड रीजन्स, ठीक है। ह्यूमिड रीजन्स में विंड जो है इसका ज्यादा रोल नहीं है, ह्यूमिड रीजन में कम है, एरिड रीजन में जो रोल है वो ज्यादा है, ठीक। और क्यों ज्यादा है, क्योंकि एरिड रीजन में हमें पता है कि वेजिटेशन बहुत कम होगी और मॉइस्चर बहुत कम है, उससे क्या है कि जो हमारी एक तरीके से कह सकते हैं कि सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो भी चाहे रेत है चाहे मिट्टी है वो ज्यादा टाइटली होल्ड नहीं होगी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लूज होगी। तो इसकी वजह से क्या है कि जो विंड है उसका असर काफी ज्यादा होगा और विंड अपने साथ चीजों को ज्यादा आसानी से ले जा सकती है। इसीलिए हम लोगों ने एक बात बहुत बार समझी है कि विंड इरोजन को अगर रोकना है, ठीक है, या फिर अगर हम कहें कि जो हमारा सॉइल इरोजन होता है, चाहे वो विंड की वजह से हो चाहे वाटर की वजह से हो, उसके लिए प्लांटेशन या आप कहेंगे कि वेजिटेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वेजिटेशन अगर होती है किसी भी रीजन में तो वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, ठीक है, मिट्टी को टाइटली होल्ड करके रखती है। उसके बाद अगर चाहे वहां पर विंड की स्पीड तेज है या फिर रिवर में जब पानी वगैरह आता है रिवर से हो या फ्लडिंग की वजह से हो, तो वहां पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इरोजन जो है वो कम होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, डेजर्ट के एरिया में जनरली विंड बहुत ज्यादा है
और साथ ही यहाँ पर वेजिटेशन कुछ है नहीं, तो मिट्टी है जो हमारी सैंड है वो काफ़ी लूजली हेल्ड है, तो विंड उसको बड़ी आसानी से बहा के ले जा सकती है। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है कि द इफेक्ट्स ऑफ विंड इरोजन आर ऑलमोस्ट अनरिस्ट्रेन्ड, यानी कि उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। ठीक, कोई भी पाबंदी नहीं है। विंड इरोजन इज कैरिड आउट इन दी फॉलोइंग वेज। अब विंड इरोजन किस तरीके से होता है, दो तरीके हैं। पहला है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या है, दिस इन्वॉल्व्स द लिफ्टिंग एंड ब्लोइंग अवे ऑफ लूज मटेरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, कि ग्राउंड से जो लूज मटेरियल्स हैं उनको लिफ्ट किया जाएगा और उनको अपने साथ उड़ा के ले जाया जाएगा, ब्लोइंग अवे। ठीक, सच अनकंसोलिडेटेड सैंड्स एंड पेबल्स मे बी कैरिड इन द एयर और रोल्ड अलोंग द ग्राउंड डिपेंडिंग ऑन द ग्रेन साइज। अब अगर मान लीजिए कोई छोटे पत्थर है, या आप कह सकते हैं कि छोटा अगर सैंड पार्टिकल है जो काफी हल्के हैं, उनको तो विंड अपने साथ हवा में उड़ा के ले जा सकती है। और अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल थोड़ा सा बड़े हैं, तो वो क्या करेंगे, वो हवा के जोर की वजह से वो सरफेस पे ही रोल करेंगे, लेकिन वो अपनी जगह पे नहीं रहेंगे, वो मूव जरूर करेंगे, लेकिन वो सरफेस से ऊपर नहीं उठ सकते हैं क्योंकि वो भारी है। इसलिए वो क्या करेंगे, वो सरफेस पे ही रोल करेंगे। द फाइनर डस्ट एंड सैंड मे बी रिमूव्ड माइल्स अवे फ्रॉम देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन एंड बी डिपॉजिटेड इवन आउटसाइड द डेजर्ट मार्जिन्स। तो जो हल्के पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो फाइनर पार्टिकल्स हैं डस्ट के, सैंड्स के, उनको क्या है कि विंड अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इतनी दूर ले जाएगी जो पूरा का पूरा डेजर्ट का मार्जिन एरिया है उससे भी बाहर जाके उसको वो फेंक दे। ठीक है, अब इस वजह से क्या होगा कि जहां से अगर सैंड और हमारा जो पार्टिकल्स है अगर वो उठ के गए हैं तो वहां पर जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या बनेगा, डिफ्लेशन रिजल्ट्स इन दी लोवरिंग ऑफ द लैंड सरफेस टू फॉर्म लार्ज डिप्रेशंस कॉल्ड द डिफ्लेशन होलोज। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी जगह से हमारी रेत गई है, किसी जगह से हमारी मिट्टी गई है, छोटे छोटे पेबल्स, कंकर्स, पत्थर अगर गए हैं, तो वो रीजन खाली हो जाएगा, तो वहां पर क्या बन जाएगा, एक तरीके का डिप्रेशन, एक गड्ढा सा बन जाएगा बड़ा सा, जिसको बोला जाएगा डिफ्लेशन होलोज। ठीक है, द क्वाटारा डिप्रेशन ऑफ द सहारा डेजर्ट लाइज ऑलमोस्ट 450 फीट बिलो सी लेवल। ठीक है, यहां पर जो मैंने आपको दिखाया, दिस इज योर क्वाटारा डिप्रेशन ओनली। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं कि डेप्थ कितनी ज्यादा है, यानी कि ये अगर आप सी लेवल मान के चले, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है, तो इसके कितना नीचे ये जा चुका है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो रीजन का सारा जो मटेरियल है वो डिफ्लेशन के थ्रू यहां से जा चुका है। ठीक, इसके बाद अगला दिया गया है, दैट इज योर एब्रेशन। दूसरा जो है दैट इज एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है, इट्स अ सैंड ब्लास्टिंग ऑफ रॉक सर्फेसेस बाय द विंड व्हेन दे हर्ल सैंड पार्टिकल्स अगेंस्ट देम इज कॉल्ड एब्रेशन। ठीक है, कि जब सैंड पार्टिकल्स जो है किसी भी रॉक के ऊपर जब पड़ते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको जो बोला जाता है दैट इज नोन एज एब्रेशन। द इंपैक्ट ऑफ सच ब्लास्टिंग रिजल्ट्स इन रॉक सर्फेसेस बीइंग स्क्रैच्ड, पॉलिश्ड एंड वॉर्न अवे। और ये जब सैंड पार्टिकल्स इसके ऊपर पड़ेंगे तो उससे पत्थरों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उन पे स्क्रैच पड़ेगी, या तो वो पॉलिश भी हो सकते हैं और वो वॉर्न अवे होंगे। ठीक, एब्रेशन इज मोस्ट इफेक्टिव एट और नियर द बेस ऑफ द रॉक्स। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि इसी से हम लोग आगे जाके कुछ इस तरीके के फीचर्स देखेंगे। ठीक है, अगले ही लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरीके के फीचर्स बनते हैं, कि जहां पर हम देखेंगे कि सरफेस वाले रीजन में ज्यादा इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को इसीलिए वो चीज समझने के लिए कि वहां पर ऐसा फीचर क्यों बना लैंडफॉर्म का, यहां पर आपको इस चीज को समझना है कि एब्रेशन जो है वो बेस ऑफ द रॉक पे, यानी कि आप कह सकते हैं जहां पर सरफेस है वहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, वेयर द अमाउंट ऑफ मटीरियल द विंड इज एबल टू कैरी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, यानी कि नीचे की सरफेस पे, सरफेस के पास का जो रीजन होगा वहां पर जो है सबसे ज्यादा विंड जो है वो अपने साथ मटेरियल कैरी कर सकती है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई टेलीग्राफ पोल्स इन द डेजर्ट्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग ऑफ मेटल फॉर अ फुट और 2 अबव द ग्राउंड। तो इसी वजह से क्या है कि वहां पर जो टेलीग्राफ पोल्स वगैरह लगाए जाते हैं डेजर्ट के एरियाज में, उनको नीचे से लेकर, अगर हम बात करें जमीन से लेकर 1 से 2 फीट तक, उनको जो है मेटल से कवर किया जाता है। ठीक है, इसलिए कवर किया जाता है क्योंकि अगर इस तरीके की ज्यादा उस पर अगर सैंड ब्लास्टिंग होगी, नीचे का मटेरियल अगर ज्यादा रिमूव होगा तो वो पोल जो है वो गिर सकते हैं। ठीक, अ ग्रेट वैरायटी ऑफ डेजर्ट फीचर्स आर प्रोवाइडेड बाय प्रोड्यूस्ड बाय एब्रेशन। हमने अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स इस तरीके के जो है फीचर्स हैं वो इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो एब्रेशन हो रहा है वो क्या है, सैंड ब्लास्टिंग है, यानी कि पत्थर के ऊपर जो सैंड के पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे, काफी तेज स्पीड में स्ट्राइक करेंगे ड्यू टू हैवी विंड्स। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो रॉक सरफेस है वो या तो स्क्रैच हो जाएगा, उस पर पॉलिश होगा, उस पर वो वॉर्न डाउन होगा। ठीक, इसके बाद जो तीसरा है दैट इज योर एट्रीजन। एट्रीजन क्या है कि व्हेन विंड बॉर्न पार्टिकल्स रोल अगेंस्ट वन अनदर इन कोलिजन, दे वियर ईच अदर अवे so that their sizes are greatly reduced and grains are rounded into millet seed sand. This process is called attrition. ठीक है, बहुत सिंपल है कि जब पार्टिकल्स, अब विंड में एक पार्टिकल तो है नहीं, विंड में बहुत सारे पार्टिकल बह रहे हैं,
तो जब वो पार्टिकल विंड्स के साथ बह रहे हैं तो वो आपस में टकराएंगे, एक दूसरे के साथ कोलिजन होगा, टकराएंगे और उससे वो एक दूसरे को भी क्या करेंगे, वियर आउट करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा और ग्रेन्स जो है वो आपस में टकराएंगे तो थोड़ा सा पॉलिशिंग टाइप हो सकती है, उसकी वजह से वो राउंडेड हो जाएंगे इनटू मिलेट सीड सैंड। ठीक है, मिलेट सीड आप लोगों को पता होगा, मिलेट सीड आप लोगों को मैंने एक बार जो हमारा इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का कोर्स था वहां पर दिखाई थी। ठीक है, मिलेट सीड जो होती है वहां पर हमने देखा था कि मिलेट की जो सीड होती है वो काफी ज्यादा छोटी भी होती है और वो चमकती है, और चमकने का जो कारण यहां पर मतलब इसको कंपेयर किया गया है वो यही है कि उसमें अगर वो टकरा रहे हैं पार्टिकल्स, उनमें पॉलिशिंग सी हो रही है तो उसमें थोड़ा सा चमक आ रही है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एट्रिशन। ठीक है, तो ये आप प्रोसेस समझ गए। 3 प्रोसेस मैंने आपको बता दी। वन इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि पार्टिकल वहां से उठ के चले गए हैं तो वहां पर एक डिप्रेशन सा बन गया है। दूसरा है एब्रेशन, यानी कि जहां पर सैंड ब्लास्टिंग हो रही है उसकी वजह से पत्थर पे क्या हो सकता है, स्क्रैचिंग आ सकती है, पॉलिश हो सकते हैं, वॉर्न डाउन हो सकते हैं। और तीसरा है कि जो पार्टिकल्स हवा में बह रहे हैं, विंड बॉर्न पार्टिकल्स हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं तो उससे उनकी वजह में क्या हो रहा है, वो आपस में एक दूसरे को वियर डाउन कर रहे हैं और जो साइज उनका कम हो रहा है और थोड़ा सा उनमें पॉलिशिंग सी हो रही है। ठीक है, राउंडेड हो रहे हैं मतलब वही पॉलिशिंग सी हो रही है। ठीक, और इसकी वजह से क्या बन जाते हैं, दे आर नोन एज मिलेट सीड सैंड, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है एट्रिशन। ठीक, चलिए आज इसको इतना ही रखते हैं। इसका जो आएगा पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं दिए गए हैं, फिर भी हम उसको 2 पार्ट में लेके मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि टोटल 3 पार्ट्स में ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप लोग अपने कोई भी डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं। साथ ही साथ नोट्स और क्विजेस भी हम लोग प्रोवाइड आप लोगों को बहुत जल्द कराएंगे। वीडियोस के थ्रू आप लोग सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। नोट्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।